नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भोपाल की सेंट्रल जेल, जहां से आधी रात 8 आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। 8 घंटे बाद खबर मिली कि इन 8 आतंकियों को भोपाल से 8 किलोमीटर दूर एक गांव के पास मार गिराया गया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि आतंकियों के बारे में पुलिस को जानकारी गांव के लोगों ने ही दी थी, जिनके बाद इन 8 आतंकियों का पुलिस ने काम तमाम कर दिया। सिमी के ये वो 8 आतंकी हैं जिन्होंने दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल की अभेद्य मानी जाने वाली दीवारों को तोड़कर भाग निकले। ये भागे तो थे किसी नई आतंकी वारदात को अंजाम देने के मकसद से, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस से मुठभेड़ हुई और फिर बेमौत मारे गए। नहीं, पूरे 8 हैं। हम पीछे आए ना, हम तो पूरा गांव पीछे आया ना। 8 को 6 हुआ है। सिग्मा 113 कंट्रोल। ये आर्मी भी आ रही है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। 2 बैठे हैं, एक लंगड़ा रहा, चलते नहीं बन रही है। ये तस्वीरें एनकाउंटर से ठीक पहले की हैं, जब पुलिस और एटीएस ने 8 आतंकियों को घेर लिया। ये लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में मारे गए। पूरे प्रदेश ने राहत की सांस ली और प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंता थी, वो चिंता समाप्त हुई। ये आतंकी कौन थे, इनका अपराध क्या था और इन्हें सजा क्या हुई थी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे मौका वारदात की है। लेकिन हम पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि आज तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खुले मैदान में आतंकी ढेर पड़े हुए हैं और इसके बाद क्या हुआ ये देखिए। निकालो। ये किसका खोखा? रख दो बस। अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस नहीं कवर कर सकती है और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भोपाल के इसी सेंट्रल जेल से देर रात इन 8 आतंकवादियों के भागने की खबर आई। चारों तरफ खौफ का माहौल बन गया कि कहीं ये आतंकी किसी बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए तो नहीं निकले हैं। लेकिन दोपहर होते होते इन सब के मार गिराए जाने की खबर आ गई। ये सभी के सभी आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में भोपाल के पास ही ईंट खेड़ी गांव में ढेर हुए। इन लोगों का सामना हुआ तो इन लोगों ने उस पार्टी पर अटैक किया। उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई। उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें जिला पुलिस, एसटीएफ, सीटीजी की टीम्स थी। इन लोगों ने फायर किया और जब ये फायरिंग 10:30 से 11:30 के बीच में करीब हुई और जब खत्म हुई तब ये पाया गया कि वहाँ 8 व्यक्ति मृत थे। पुलिस की माने तो ये सभी के सभी आतंकवादी रात 2 से 3 बजे के बीच अपने अपने सेल से बाहर निकले। इन सब ने गिलास और थाली को हथियार बनाकर हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की गला रेत कर हत्या कर दी।
सिमी आतंकियों ने एक दूसरे गार्ड को भी जख्मी कर दिया। भागने के दौरान इन कैदियों ने जेल में मिली चादरों की रस्सी बनाई और दीवार कूदकर बाहर निकल गए। जेल से निकलने के बाद ये आतंकी अभी 8 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर पाए थे कि मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस एक्शन में आ गई। इन सब ने सुबह करीब 11:30 बजे इन आतंकियों को भोपाल से 8 किलोमीटर दूर ईंटखेड़ी गांव के पास घेर लिया। पुलिस को देखकर आतंकियों ने इन्हें ललकारा। जवाब में एटीएस ने सभी आतंकियों का मौकाए वारदात पर ही काम तमाम कर दिया। 8 हार्डकोर टेररिस्ट को आप ये बाहर छोड़ दें तो कहाँ ये आतंकवादी हमला करेंगे, कहीं उसका कोई ये ठीक है क्या? तो ये थ्रेट परसेप्शन बहुत बढ़ जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया और एक बहुत बड़ा रिलीफ हम लोगों को हुआ है कि हाँ ये लोग मारे गए। शिवराज सरकार खुश तो बहुत है कि जेल तोड़कर भागने वाले 8 आतंकवादी जल्द ही मार गिराए गए, लेकिन जेल ब्रेक की घटना ने भोपाल की सेंट्रल जेल पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लगा दिया है। आशीष पांडे के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। जिस जल्दबाजी में ये खबर आई कि आतंकी मुठभेड़ किया गया है, लगभग उसी जल्दबाजी में अब तस्वीरें और वीडियो भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और इन वीडियोस के जरिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग, विपक्ष के नेता तो ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि जेल की 35 फीट ऊंची दीवार से कूदकर ये 8 आतंकी एक साथ कैसे भाग गए। ये वीडियो भोपाल एनकाउंटर के तुरंत बाद की है, लेकिन हम पहले ही ये साफ कर देना चाहते हैं कि आज तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता। अपनी इज्जत को कर लो। पहाड़ी से मामा पीछे यार, तुम यार हत्या निकालो। ये किसका धोखा? लेकिन इस वीडियो के बाद सियासी हलकों से कई सवाल उठने लगे। पहला सवाल तो ये कि आतंकियों के हथियार मौके पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, जबकि पुलिस का दावा था कि उनके पास मारक हथियार थे और उन्होंने गोली चलाई थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या उन हथियारों को हटा दिया गया और हटाया गया तो क्यों? तीसरा सवाल यह है कि जब आतंकी थाली को हथियार बनाकर निकले थे तो उनके पास ऐसा धारदार चाकू कैसे निकला? चौथा सवाल यह है कि फॉरेंसिक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर वाली जगह से छेड़छाड़ क्यों की गई? और पांचवा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जेल से भागे आतंकी अचानक जीन्स, शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और घड़ी बांधे कहां से आ गए? कोई चमचों से एटीएस से मुकाबला नहीं कर सकता, कोई हिमाकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर चमचों से मुकाबला अगर कर रहे थे तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे और कोर्ट में पेश करके सख्त सजा दिला सकते थे। और आखिर बात यह है कि जितने भी टेररिस्ट के केसेस हैं, चाहे किसी के हो, ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम बॉन्ड में इन केसेस को ख़त्म किया जाए। सवाल सिर्फ एनकाउंटर पर ही नहीं बल्कि भोपाल सेंट्रल जेल से उनके फरार होने पर भी उठ रहे हैं। आखिर 8 आतंकी एक साथ पुलिस वाले का कत्ल करके कैसे जेल की दोहरी दीवार को फांदकर भाग गए और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। शिवराज सरकार ने जेल से आतंकियों के भागने की एनआईए से जांच कराने की बात की है। उसी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आशीष पांडे के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। ये एनकाउंटर के बाद सामने आए कई वीडियो और वीडियो के बाद भी उतनी ही सियासत। लेकिन इस तमाम उलझन के बीच चश्मदीद क्या बता रहा है आज तक को सुनिए। हम लोग आज सुबह न्यूज में हमने देखा था कि यहाँ पे भोपाल जेल से कैदी फरार हुए हैं। तो सुबह क्या हुआ कि हम लोग खेत पे जाते हैं जल्दी से जाते हैं खेत पे। तो कुछ लोग क्या है कि इधर
थोड़ा से आगे एक नाले से 4-5 लोग निकल रहे थे और गांव में ये सूचना मिली तो और भी ज़्यादा लोग उस साइड जाने लगे। तो उसमें क्या मोहन सिंह मीना, सूरज सिंह मीना और हम लोग थोड़ा उनके करीब पहुंच गए। तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहाड़ी है एक यहाँ से थोड़ी सी आगे, वो पहाड़ी के पास पहुंच गए वो लोग। हम लोग उनके पीछे थे तो उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। तो मोहन सिंह मीना सरपंच यहाँ का वो फ़ोन भी लगाते रहे 101 नंबर पे और पुलिस को भी कि साहब इधर से आइए, इधर हमको आतंकवादी दिख रहे हैं। और वो 8 लोग थे जो रात को भागे हुए थे, पूरे 8 लोग दिख रहे थे वो। तो इसलिए वो मोहन सिंह मीना और हम लोग पुलिस को भी फ़ोन करते रहे और हम उनके पीछे पीछे भी चलते रहे। तो जब वो पहाड़ी पे चढ़ने लगे, चढ़ाई शुरू करने लगे, तो वो पहाड़ी थोड़ी ऊंची है और उसकी चोटी पे पहुंच गए वो लोग। चोटी पे जाके उन्होंने जब हमको थोड़ा ललकारा भी और गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था हमारा और उनका, तो क्या पुलिस के इंतज़ार में खड़े थे वहाँ पे। और फिर इसके बाद में चारों तरफ से पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में फिर वहाँ पे एनकाउंटर चालू हुआ और हम लोग फिर बाद में पहुंचे क्योंकि हमको पुलिस ने पीछे कर दिया था। रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आतंक का कोड, पिज्जा, बर्गर, कॉफी, इन सब के जरिए आतंक के कोड बनाए गए थे और ये गद्दार देश के अंदर ही छिपे बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के जासूसों पर बड़ा खुलासा। पिज्जा, बर्गर, कॉफी के नाम पर देश से गद्दारी। दिल्ली में लीक हुई देश की सीक्रेट जानकारियां। आईएसआई के एजेंट के सीक्रेट कोड आपको चौंका देंगे। सरहद पार सीक्रेट जानकारी का नापाक प्लान। सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा 1 महीना हो चुका है। 28 सितंबर की रात को हिंदुस्तान के घातक कमांडोज ने पीओके में घुसकर 50 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। बस उसी घड़ी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान में अपने जासूस छोड़कर देश की सीक्रेट जानकारियां लीक करवा रही है। और भाई साहब क्या हाल है? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आज पिज्जा ही खिला दीजिए। जी जी जरूर, क्यों नहीं। लेकिन क्या आप खाली हाथ आएंगे या फिर? अरे नहीं नहीं, मैं कागज कलम लेकर आऊंगा, फिर आगे जो कुछ भी होगा तय कर लेंगे। इस बातचीत का आखिर मतलब क्या है? क्या है पिज्जा का मतलब? और कागज कलम की बात क्यों चल रही है? तो हम आपको बता दें कि ये एक सीक्रेट बातचीत का हिस्सा है। आज हम इस पूरी बातचीत को डिकोड करके बताएंगे। यकीन मानिए, जब अब पिज्जा, कागज, कलम का मतलब सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस बातचीत को डिकोड करने के बाद सन्न रह गई। हम आपको बता दें कि जब इस बातचीत को डिकोड किया गया तो सामने आए गद्दारी के एकदम नए कोडवर्ड। इन कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में पकड़े गए लोग। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है समाजवादी पार्टी के सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत की गिरफ्तारी के बाद। पुलिस की पूछताछ में फरहत ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात कबूल की है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह पुलिस और कानून को गच्चा देने के लिए वो अपने रैकेट के दूसरे लोगों से फोन पर कोडवर्ड में बातचीत किया करता था, जिससे अगर कोई फोन पर उनकी बातचीत सुन भी ले तो उन्हें किसी तरह का कोई शक न हो। जासूसी कांड के मामले में एक राज्यसभा एमपी का पीए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। क्राइम ब्रांच लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में फरहत ने कई खुलासे भी किए हैं। फरहत ने पुलिस को ये बताया है कि वो फ़ोन पर बातचीत करने के लिए
कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। उसके कोड वर्ड्स कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, ऐसे तमाम कोड वर्ड्स थे जिसके ज़रिए वो मीटिंग के लोकेशन को तय करता था और उसके बाद मुलाकात करने के बाद कई खुफिया जानकारियां शेयर किया करता था। तो चलिए अब आपको पाकिस्तान के जासूसों के तमाम कोडवर्ड का मतलब साफ साफ समझा देते हैं। दिल्ली में इन कोडवर्ड के जरिए पाकिस्तान के जासूस कैसे सीक्रेट जानकारियां साझा करते थे। अगर उन्हें एक दूसरे से दिल्ली के अंसल प्लाजा में मिलना होता था तो कोडवर्ड होता था पिज्जा। इन जासूसों को अगर मुलाकात पीतमपुरा में करनी होती तो उसके लिए कोडवर्ड रखा गया कॉफी। ठीक इसी तरह अगर कोई बड़ी जानकारी लीक करनी होती तो कागज और कलम कोडवर्ड का इस्तेमाल होता। पिज्जा है या बर्गर है, ये सब जगह के नाम दे देते हैं, 5-6 जगह के नाम दे देते हैं ताकि कोई सुनने वाला हो तो उसे पता न लगे कि ये कहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सब शब्द ऐसे हैं जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी जगह को डेजिग्नेट नहीं करते। हम आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार फरहत 1996 से दिल्ली में सांसदों के पीए का काम कर रहा है। ऐसे में शक ये भी है कि फरहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पार्लियामेंट की जानकारी भी दिया करता था। फरहत पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले लोगों के संपर्क में रहता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में कई और लोगों के नाम इस जासूसी में सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक। पाक हाई कमीशन या फिर जासूसी का अड्डा दिल्ली में इस पूरे जासूस कांड का एक तरह से पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने बाकायदा रेट कार्ड फिक्स किया हुआ है गद्दारी का। देखिए, महमूद अख्तर, रमजान, सुभाष जांगिड़, शोएब, फरहत, ये 5 वो चेहरे हैं जिन पर देश की खुफिया जानकारी देश के दुश्मनों तक पहुंचाने का आरोप है। इनमें से महमूद अख्तर पाकिस्तान हाई कमीशन का अफसर है तो बाकी चेहरे उसके मोहरे हैं जो नमक देश का खा रहे हैं और गद्दारी भी देश से कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत का। मैं उसके घर तो कभी नहीं गया, उसके शहर भी कभी नहीं गया, लेकिन केराना का रहने वाला था। फरहत खान नाम था उसका। और मैंने उसे तत्काल प्रभाव से राज्यसभा सचिवालय को ईमेल कर दिया है, कहा है कि इसका IC जमा कर लिया जाए, निष्प्रभावी कर दिया जाए। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पाकिस्तान हाई कमीशन में पनाह लिए जासूसों का खुलासा कर रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और नया खुलासा यह है कि जासूसी कांड में सिर्फ महमूद अख्तर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से जुड़े और भी कई लोग ऐसे हैं जो लगातार हिंदुस्तानी खुफिया जानकारियां पता करने में लगे हुए थे। 26 अक्टूबर, चिड़ियाघर, दिल्ली। हम आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को हाई कमीशन की आड़ में चल रहे जासूसी के इस खेल की भनक पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस लगातार ऐसे लोगों की बातचीत इंटरसेप्ट कर रही थी ताकि उन तक सबूतों के साथ पहुंचा जा सके। और तब पुलिस ने पहली बार 26 अक्टूबर को दिल्ली चिड़ियाघर के पास से महमूद अख्तर को रमजान और सुभाष जांगिड़ नाम के शख्स के साथ पकड़ा जो वहां खुफिया जानकारियों के लेन देन के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके बाद तो जैसे जैसे पूछताछ होती गई जासूसी कांड का पर्दाफाश होता चला गया। अब तक पूछताछ में जिन बातों का पता चला है वो ये है कि इन जासूसों के बीच खुफिया जानकारी देने के लिए अलग अलग रेट फिक्स थे। अगर जानकारी छोटी है तो इसके लिए 10,000 रुपए तक मिलते थे, अगर जानकारी बड़ी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक दिए जाते थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला महमूद अख्तर गुप्त सूचनाएं देने वालों को कोड वर्ड के जरिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में बुलाता और फिर सीक्रेट जानकारियों के कागज लेने के बाद उन्हें पैसे देता।
कई बार तो सूचनाएं देने वालों को मेट्रो स्टेशन जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी बुलाया जाता। आईएसआई के एजेंट महमूद अख्तर और उसके साथी शोएब ने खुलासा ये भी किया है कि वो सरकारी कंप्यूटरों से जानकारी चुराने के लिए एक खास पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते थे। डाटा को चुराने के बाद उसे जिप फाइल में कन्वर्ट करके स्टोर करते या एक दूसरे को आदान प्रदान करते। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की माने तो आरोपी शोएब और उसके सहयोगियों ने कुछ लोगों को पाकिस्तानी टूर पर भेजा था। आज तक ब्यूरो। नितिन की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। बंकर में था और देश के लिए जंग लड़ने तक को तैयार था, लेकिन कैसे आखिरी उन लम्हों में उसकी जान चली गई, ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसकी अंतिम विदाई। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। देश की खातिर वो गोलियां अपने सीने पर झेल गए ताकि सरहद सुरक्षित रहे और हर हिंदुस्तानी चैन से जीता रहे, क्योंकि नितिन जैसे ही वो वीर हैं जो आतंकियों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे वीरों की कुर्बानी देश को याद रखनी होगी। याद रखना होगा हमारा एक साथी दुनिया से अलविदा हो रहा है। शहीद नितिन का पुश्तैनी गांव महाराष्ट्र के सांगली में है, जहां आखिरी सफर के लिए आखिरी बार गांव का जाबाज बेटा पहुंचा है। फिर हर किसी की आंखें नम हैं। तिरंगे में लिपटा वीर जा रहा है, अपने साथ बहादुरी के किस्से कहानियां लिए। तान तनाव का माहौल होता है और शहीद होने के बाद तो जैसे गांव में माहौल है ऐसे उसके यूनिट में या सरहद पे भी होता है। नितिन हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए शहीद नहीं अमर हो गया है और वो गरीब परिस्थिति से लड़कर आज फौजी में भर्ती हो गया था।